चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बेटा तुम्हारे जेई और नीट के हिसाब से जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, आज उसका रिवीजन करते हैं। तो काफ़ी देखो, जो तुम्हारे पास केमिकल काइनेटिक्स है काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है तुम्हारे पास। आज हम लोग रिवीजन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। जेई और इंपॉर्टेंट जेई और नीट के अंदर जनरली तुम्हारे पास से हर साल ऑन एन एवरेज मिनिमम 1 क्वेश्चन इस चैप्टर में से देखा जाता है और काफी आसान चैप्टर है। बच्चे बस इस चैप्टर से क्या आता है, थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। बाकी चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। ये जो चैप्टर है वो मैक्सिमम चैप्टर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेसिस बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मेनली हम लोग किस चीज के बारे में डील करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, सॉरी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर मेनली डील करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास रेट का मतलब क्या है वो जानना जरूरी होता है। तो रेट का मतलब सबसे पहले क्या होता है ये खुद के माइंड में सोचो। जनरल लाइफ में रेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर अभी मैं चल रहा हूं तो इसका अगर मैं 10 मीटर चल रहा हूं हर सेकंड में, तो मेरा जो रेट है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हारे पास किसी भी चीज का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में जो हम डिफाइन करते हैं उसी चीज को बोलते हैं रेट। ठीक है, जनरल लाइफ से हमारा सबसे पहले इसका संबंध क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी तुम्हारे पास सब्सटेंस का या फिर क्वांटिटी का तुम्हारा टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं रेट। ठीक है, ओके। देन यहां पर हम लोग सब्सटेंसेज की बात करें, केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज की बात करते हैं, कंसंट्रेशन के चेंज होने की बात, प्रेशर के चेंज होने की बात, वॉल्यूम के चेंज होने की बात, तो उनके रेस्पेक्ट में हम लोग रेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं तो जनरल हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस माइनस 1 म्यू आई तुम्हारे पास डी आई अपॉन डी टी। यहां पर मैंने ये क्या लिखा, यहां पर म्यू आई क्या है, ये तुम्हारे पास है स्टोइचियोमेट्री ऑफ कोफिशिएंट, हो सकता है कोई ज्यादा अंग्रेज हो तो स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो म्यू आई तुम्हारे पास क्या है, स्टोइचियोमेट्री, तुम्हारे पास जो भी रिएक्शन में सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका स्टोइचियोमेट्री। यहां पर तुम्हारे पास ऊपर में जो चेंज है, अब मैंने यहां पर केवल ब्रैकेट लिख करके लिखा है, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन हो सकता है, मोल्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, बराबर है कि नहीं। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में इस चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड तुम्हारे काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे देखो यहां पर प्लस माइनस जो है ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, देखो कभी भी जो रेट होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या कभी भी किसी चीज की रेट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कम हो सकती है। जैसे कि अगर आप अचानक से मान लीजिए गाड़ी पे जा रहे हैं, आप अगर बाइक को मान लीजिए ब्रेक लगाते हैं, तो क्या आपकी जो रेट है वो नेगेटिव में हो गई, अगर नेगेटिव में हो जाएगी तो आप कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो वहां पे रेट जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव नहीं होगी रेट। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो यहां पर जो पॉजिटिव है वो किसके लिए है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स के लिए, नेगेटिव साइन किसके लिए, रिएक्टेंट्स के लिए। अब देखिए तुम्हारे पास यहां पर दो टर्म आते हैं, एक आता है रेट ऑफ अपीयरेंस और एक आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बराबर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, क्या मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, अमोनिया का प्रोडक्शन फ्रॉम हेबर्स प्रोसेस। रिएक्शन क्या है मेरे पास, N2 प्लस 3H2, उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा देखो ये जो तुम्हारे पास एग्जांपल है वो जेई में आया हुआ एग्जांपल है, जेई 2002 के अंदर आ चुका है, बिल्कुल से सिंपल एग्जांपल था। यहां पर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ
तुमको रिएक्शन निकालनी थी, हर एक के टर्म में एक्सप्रेस करना था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इस तरह के बिल्कुल से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी जेई और नीट में आ चुके हैं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है जेई और नीट, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले अच्छा ये जाएं, उससे पहले यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम यूनिट की बात करें तो अगर कंसंट्रेशन की, ऊपर में देखो कंसंट्रेशन है, तो तुम्हारे पास यूनिट क्या होगा, मोलरिटी पर टाइम, हाँ है ना। अगर मोलरिटी तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोलरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर पर टाइम ये भी हो सकता है। ये किसके लिए, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शंस हैं उनके लिए। अगर तुम्हारे पास गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शंस के लिए हम लोग यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, एटीएम पर टाइम, बराबर है कि नहीं। ये तुम्हारे पास किसके लिए, फॉर गैसियस रिएक्शंस, फॉर गैसियस रिएक्शंस के लिए हम लोग इनको ऐसे डिफाइन कर देंगे, बराबर है कि नहीं। चलिए यहां पर देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में ध्यान में रखना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, चाहे वो कोई भी रिएक्टेंट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा उनके रेस्पेक्ट में सेम होता है। रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है, उनका अपीयर होने का, डिसअपियर होने का जो रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे रिएक्टेंट्स के जरूरी नहीं है कि डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का रेट सेम नहीं हो सकता, वो हो सकता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉरी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तुम्हारा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि जो तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सारे, चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा उनके रेस्पेक्ट में सेम होता है। जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा, माइनस का डी N2 बाय चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो तुम्हारे पास सिंपल आ गया, इक्वल्स टू तुम्हारे पास माइनस का 1/3 डी H2 बाय dt इक्वल्स टू, ये 1 बाय माइनस जो साइन है वो किस चीज को केवल रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे पास ये डिसअपियर हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तुम्हारे पास नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेट जो है वो नेगेटिव में, रेट तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, ठीक है। इक्वल्स टू प्लस का 1/2 डी ऑफ NH3 बाय dt, ओके। देखो अब तुम्हारे पास ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन हर एक के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आपको सिंपल यही बताना हो कि यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, अगर मैं बात करूं N2 का, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 वो किसके बराबर होगा, सिंपल माइनस का डी ऑफ N2 बाय dt। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करूं तो वो कितना होगा, सिंपल माइनस का डी ऑफ H2 बाय dt। उनमें किसी तरह से कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं आएगा। ऐसे ही तुम्हारे अगर NH3 के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं, क्योंकि NH3 क्या है, फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए कितना होगा, प्लस का डी ऑफ NH3 बाय dt, ये हो जाएगा उनका रेट, ठीक है। तो यहां पर बेसिक इनके ऊपर ये तुम्हारे सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए तुमको। तो देखो एक बेसिक एग्जांपल और ले लेता हूं, अब इसके ऊपर फिर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो बिल्कुल से आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है जेई में प्रीवियसली, यही रिएक्शन था, N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है, 2NH3, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 वो कितना दिया हुआ था तुम्हारे पास, 1.7 kg पर आवर, ठीक है। 1.7 kg पर आवर तुमको पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, ये बताइए। देखो मैं केवल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें तुम लोग जनरली अटकोगे उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को मैं लूंगा। यहाँ पर क्लास में हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं ले सकते। तो रेट ऑफ जैसे कि डिसअपियरेंस हो गया, किसका डिसअपियरेंस की बात करें, हाइड्रोजन की कर लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन ये निकालना है। ये तुम्हारे पास प्रीवियसली जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहां पर जो रेट दिया हुआ है वो केजी पर आवर में दिया हुआ है। क्या जो रेट है वो केजी पर आवर में दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे वो समझना जरूरी है। तो क्या करोगे तुम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन अगर यहां पर फॉर्मेशन ऑफ NH3 का दिया हुआ है, मतलब D ऑफ NH3 बाय dt, ये तुमको कितना दिया है 1.7 kg पर आवर। ये कितना दिया है 1.7 kg पर आवर। और अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको क्या लिख दोगे सिंपल, प्लस का 1/2 D ऑफ NH3 बाय dt। क्या यही लिखोगे, बिल्कुल सही है। तो तुम्हारे पास 1.7/2 kg पर आवर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम लोग क्या करोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन और NH3 दोनों के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे और वो हमेशा क्या होती है आपस में एक दूसरे के इक्वल। तो माइनस का 1/3 D ऑफ H2 बाय dt इक्वल्स टू किसके बराबर लिखोगे, प्लस का 1/2 D ऑफ NH3 बाय dt। क्या यही करते, तुम लोग क्या करोगे कि D ऑफ H2 बाय dt इक्वल्स टू, तुमको यही निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तुम्हारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो उसको इधर में ले जाओगे 3/2 इंटू, और NH3 बाई dt कितना दिया है 1.7। तो तुम लोग क्या करते, तुम्हारे पास 3 इंटू 1.7 इंटू 2 kg पर आवर, यही निकालते, जो कि बिल्कुल से गलत होता। अगर तुमने ये किया यहां पर तो ये तुम्हारा बिल्कुल से गलत आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन में तुमको यहां पर निकलवाना चाह रहा हूं किसमें, केजी पर आवर में, नहीं केजी पर मिनट में, ठीक है। तो अगर तुम यहां पर डायरेक्टली ये करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इनको हम कैसे सोल्व करते हैं ये समझना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने क्या बताया कि जो रेट होता है उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर टाइम, बराबर है कि नहीं। वहां पर मोल वर्ड यूज आता है, यहां पे मास है, यहां पर क्या है मास है। तो सबसे पहले हमको जो तुम्हारे पास ये जो केजी पर आवर में दिया है, हम जो ये आपस में कंपेयर करते हैं वो कौन सी यूनिट में कंपेयर करते हैं, मोल्स की यूनिट में कंपेयर करते हैं, है ना, या फिर दोनों एटीएम की यूनिट, प्रेशर का यूनिट हो तो उसमें कंपेयर करते हैं, बराबर है। यहां पर हम मास की यूनिट में डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे। तो मास के अंदर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अगर हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, क्या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, तो क्या मेरे पास जो ये जो तुम्हारे पास रेट आएगा वो तुम्हारा मोल पर आवर में आएगा, बराबर है कि नहीं। फिर किस में आ जाएगा, मोल्स के अंदर आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं, NH3 का मॉलिक्यूलर मास मेरे को पता होना चाहिए। NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17। तो अगर मैं यहां पर दोनों साइड में 17 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो D ऑफ NH3 बाई dt है वो किसके बराबर आएगा, ये जो है मेरे पास वो तुम्हारे पास हो जाएगा 0.1 मोल पर आवर। किसमें, जब मैंने 17 से डिवाइड किया, इसके मॉलिक्यूलर मास से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो तुम्हारे पास, अच्छा ये भी ध्यान रखना ये केजी में है, तो सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1700 ग्राम होता है। तो देखो थोड़ा सा इसको यहां पर, तो तुम्हारे पास अपॉन 17 करोगे तो तुम्हारे पास ये 100 मोल पर आवर, ये तुम्हारे पास रेट आएगा किसमें, मोल पर आवर में। अब इन दोनों रेट को यहां पर हम फिर 1.7 kg पर आवर के जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, D ऑफ NH3 बाई dt इन मोल्स की यूनिट में, मोल्स की यूनिट क्या है 100, तो यहां पर 100 मोल पर आवर, बराबर है कि नहीं। लेकिन मेरे को जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, केजी पर मिनट में।
तो मोल्स है, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास माइनस का डी ऑफ H2 बाय dt इक्वल्स टू 3/2 इंटू 100 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना 2, ये क्या हो जाएगा इसमें ग्राम पर आवर में। अगर मेरे को केजी में चाहिए तो 1000 से तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। तो इसको मैं जैसे ही लिखूंगा तो तुम्हारे पास ये 3/2 3/10 kg पर आवर, ये हो जाएगा माइनस का डी ऑफ H2 बाय dt, बराबर है कि नहीं। लेकिन केजी पर आवर में भी नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए। अब 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं 60 मिनट, तो इसको क्या करोगे इनटू कर दोगे 60 मिनट। तो ये जो तुम्हारे पास आंसर आया कितना 1/200, मतलब 1/200 kg पर मिनट, ये तुम्हारा आंसर होगा इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं, मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करना है, बस तुम्हारे पास मास की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चे जो है अक्सर गलती यही करते हैं, डायरेक्टली उनको आपस में कंपेयर कर देते हैं, लेकिन वही नहीं करना है। क्या करना है तुम लोगों को, उनके मोल्स के टर्म में पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके हमने उसकी यूनिट निकाली, फिर हमको जब इसका तुम्हारे मास के टर्म में रेट निकालना था तो इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखो बेसिकली हमने किया कुछ भी नहीं, पहले इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया और इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हारे पास केजी पर आवर में आ गया। कहां पे था, यहां तक जब किया था हमने तब तक केजी पर आवर में आंसर आया था, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास आवर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आ चुके हैं पहले भी तुम्हारे जेई के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर गड़बड़ी नहीं करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखिए, ऐसे ही तुम्हारे पास बेटा कई बार जो रेट्स होती हैं मोल पर लीटर में रेट दी जाती है, और एटीएम पर तुम्हारे पास सॉरी जो रेट होता है वो तुम्हारे पास मोलरिटी पर टाइम में दिया हुआ रहता है, और कई बार तुमको जो रेट होता है वो पूछता है प्रेशर के टर्म में। क्या हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिफाइन किया, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए से पी बन रहा है, तो इसके लिए हम जब रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt, बराबर है कि नहीं, ओके। यही होगा इसकी कंसंट्रेशन में चेंज। अब यहां पर इसका जो यूनिट है वो क्या है, मोलरिटी पर टाइम, ठीक है। यहां पर मैं टाइम लेकर के चल रहा हूं, तुम्हारे पास सेकेंड आवर वगैरह जो भी क्वेश्चन में दिया जाए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है। अब आपको अगर यही रेट पूछा जाए कि किसमें बताइए, एटीएम के अंदर, एटीएम पर टाइम के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक रेट दिया जाए आपको क्वेश्चन में और दूसरा रेट पूछा जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना जरूरी है। तो देखिए बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम्हारे पास जब ये सब सारी की सारी चीजें एटीएम पर टाइम वाली जो तुम्हारे पास रेट्स होंगी वो किसके लिए डिफाइन होंगी, फॉर गैसियस रिएक्शंस, तुम्हारे गैसियस रिएक्शंस जो होंगी उन्हीं के लिए तुम्हारा ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब अगर गैसियस रिएक्शंस होंगी तो तुम क्या कर सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हो, बराबर है कि नहीं। और प्रेशर जो है एन बाई वी को क्या लिख सकते हो, मोल्स अपॉन वी इंटू आर टी। तो देखो मोल्स अपॉन वी क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो पी जो है वो किसके बराबर होता है, सी इंटू आर टी, कंसंट्रेशन इंटू आर टी। तो बेसिकली कंसंट्रेशन मेरा किसके बराबर आ गया बेटा, प्रेशर अपॉन आर टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन प्रेशर, क्योंकि अगर किसी एक फिक्स टेम्परेचर में पे अगर मैं बोल दूं रिएक्शन हो रहा है
तो तुम्हारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन वो किसके बराबर होगा? चेंज इन प्रेशर अपॉन आरटी। ऐसे केस में क्या करोगे? तुम्हारे पास इस कंसंट्रेशन को उठा करके यहां पे पटक दो, तो दोनों को जैसे ही इक्वेट करोगे तो क्या करोगे? माइनस का, एक काम करते हैं, इसको मैं कंसंट्रेशन ही लिख दूं, चेंज इन कंसंट्रेशन सी, तो माइनस का डीसी बाई डी टी। अब मैं चेंज इन कंसंट्रेशन को डीसी को, अगर डेल्टा सी लिखा है, इसी को अगर मैं ऐसे लिखता डीसी, तो वो किसके बराबर होता? डीपी बाय आरटी, बराबर है कि नहीं? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का डीपी अपॉन आरटी इंटू डी। तो देखो तुम्हारे पास चेंज इन प्रेशर डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? आरटी इंटू किसके? तुम्हारे पास माइनस का डीसी बाई डी टी इंटू आर टी, बराबर है कि नहीं? तो इस टाइप से तुमको कंसंट्रेशन अगर उसमें रेट दी जाए और इसके अंदर पूछी जाए प्रेशर के अंदर, वो तुम्हारे उसके लिए हमेशा टेम्परेचर गिवन रहेगा, ठीक है? मान लीजिए जैसे टेम्परेचर में दे दूं 27 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या लिखोगे? ये टेम्परेचर केल्विन के अंदर लिखना है, ये ध्यान में रखना। टेम्परेचर कितना? 300। और ऐसे सिचुएशन में जब भी टेम्परेचर 300 हो तो आर का वैल्यू तुम क्या लोगे? यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग जूल्स में ले लें आर का वैल्यू 8.314, कुछ लोग कैलोरीज में ले लेंगे 2 कैलोरी। ऐसा नहीं करना है, हम लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया है, ठीक है? अगर प्रेशर एटीएम वगैरह सब में है तो आर का वैल्यू क्या लोगे? 0.0821, या फिर सिंप्लीफाइड तुम्हारे पास ऑलमोस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आर का वैल्यू 1/12। जब भी 300 हो तो आर का वैल्यू 1/12 लेना सजेस्ट करूंगा मैं तुम लोगों को, वही लेना, ठीक है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आई होप उनको आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी कंसंट्रेशन अगर उसमें रेट दिया जाए, उससे तुम्हारा मास के अंदर कन्वर्ट करना है, किसी एक का मास में रेट दिया जाए तो उसको दूसरे के मास के अंदर रेट में कैसे कन्वर्ट करना है, आई होप आप निकाल सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कंसंट्रेशन में रेट दिया जाए और दूसरे के प्रेशर में रेट पूछा जाए तो आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल से बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? अब हम लोग जब बात कर रहे हैं रेट की, तो रेट जो है तुम्हारे पास, इसके भी हम लोग दो तरह की रेट पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी? एक आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक आता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक दूसरा हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, जब हम लोग दो किसी टाइम इंटरवल के बीच में रिएक्शन की रेट को डिफाइन करते हैं तो उस रिएक्शन रेट को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके ऊपर जैसे ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं, जैसे मान लीजिए ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ मैंने आपको दे दिया, ठीक है? और ये कंसंट्रेशन क्या हो रही है? लगातार डिक्रीज हो रही है। मैंने बोल दिया ये टाइम T1 है, कंसंट्रेशन C1 है, और ये टाइम T2 है और कंसंट्रेशन C2 है। तब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे? ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इन दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन होगी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये किसके बराबर होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1। क्यों? ये क्या क्या आपने बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। कम हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन, देखो कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो अगर तुम बाहर में ये लगाते माइनस का साइन, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी? C2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? C1 अपॉन फाइनल टाइम कितना? T2 माइनस T1। तो देखो माइनस साइन को जैसे ही अंदर लेके जाते तो ये C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1 ही बनेगा, बराबर है कि नहीं? यहां से देखोगे, देखो C2 माइनस C1 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव और नेगेटिव को क्या कर रहा है? पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव ही है, केवल नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि लगातार तुम्हारे जो रिएक्टेंट है, जो सब्सटेंस है वो कम हो रहा है, और जो रेट है वो लगातार कम हो रही है, रिएक्टेंट्स की रेट होगी, ठीक है? तो ये था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही आता है तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम और ऐसे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हम लोग कैसे बताते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, उस टाइम के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उस चीज को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए ग्राफ के अंदर अगर मैं दे दूं आपको, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो देखिए मान लीजिए कोई ये टाइम है टी, तो उस वक्त क्या करोगे, जो तुम्हारे पास ग्राफ का जो स्लोप होगा, मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन C1 आ गई और ये टाइम T, तो उस वक्त जो स्लोप है वो किसके बराबर है, C1 बाय T1। यही तुम्हारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये यहां पर T1 टाइम पर जाकर के नीचे कट कर रहा है और ये ऊपर C1 पे जाकर के, तो उस वक्त जो टेंजेंट होगा, उस वक्त जो स्लोप होगा वो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या ध्यान में रखना है, जो बेसिक जो कन्वर्जेंस हैं उन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान में रखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इनमें। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 से 5 फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहले जैसे देखिए हमारे पास आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे कि दूसरा तुम्हारे पास मैं बात करूं किसका, टेम्परेचर का। तीसरा तुम्हारे पास जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स, इन तीनों को मैं एक ही साथ लेकर के चल रहा हूं। और जैसे चौथा तुम्हारे पास आता है कैटलिस्ट का, और एक चौथा पांचवा तुम्हारे पास जैसे कि अगर मैं बात कर दूं सनलाइट का। ये सारी चीजें कुछ फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है, ये भी तुम्हारे पास आगे 3 अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। कैसे, देखिए जैसे तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो कौन सी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, सॉलिड में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, गैसियस में प्रेजेंट है, किस टाइप के तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनके हिसाब से रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के ऊपर। जनरली तुम्हारे पास जो गैसेज होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती है कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड देन तुम्हारे पास सॉलिड्स। तो ये एक फैक्टर होता है जिसके ऊपर, जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स के ऊपर बेस्ड है कि रिएक्टेंट्स किस टाइप के हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस हिसाब से रिएक्शन की रेट तुम्हारी डिफर करती है। ठीक है, गैसेज की रेट सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड्स, देन सॉलिड। देन दूसरा आता है तुम्हारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। कैसे, तुम्हारे पास कि जैसे कि पाउडर्ड रिएक्टेंट जो है वो अगर पाउडर्ड फॉर्म में है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया तुम्हारा अवेलेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, बराबर है कि नहीं। तो दूसरा तुम्हारे पास जो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में अगर रिएक्टेंट होगा तो तुम्हारे जल्दी रिएक्ट करेगा, और वही अगर पाउडर्ड फॉर्म में नहीं है, मान लीजिए चौकी है तुम्हारे पास, किसी भी चीज को तुम समझ के देख लो। ठीक है, देन तुम्हारा जो थर्ड है वो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स तुम्हारे ज्यादा स्टेबल होंगे तो बड़े आसानी से उसके बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, तो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो ये कुछ 3 फैक्टर्स थे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में भी। रिएक्टेंट्स के अंदर कौन कौन से, रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट्स कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में। रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तुम्हारे पास रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। देन तुम्हारे पास थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में। स्टेबिलिटी रिएक्टेंट्स की जितनी ज्यादा होगी वो तुम्हारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतने आसानी से कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी। ठीक है, देन तुम्हारे पास टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स, बेटा ये तीनों के तीनों मैं क्यों बोलता हूं, मैं एक ही साथ इनको मोल्स या फिर कंसंट्रेशन तुम्हारे पास बोलता हूं यहां पर, या फिर यहां पर जैसे देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये तीनों के तीनों में फैक्टर्स एक ही के अंदर कंसीडर करके चलता हूं। कैसे, जैसे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आपने देखा होगा कि
जैसे देखिए प्रेशर जो है गैसेस सब्सटेंसेस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बराबर है कि नहीं, और जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है सी इंटू आर टी। आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया रिएक्टेंट्स की, आप क्या बोलते हैं रिएक्शन की रेट डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, वो ऑर्डर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिए तो कंसंट्रेशन चेंज करने के साथ रिएक्शन, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करने के साथ तुम्हारे पास जो रिएक्शन है उसकी रेट चेंज होती है। तो अब अगर कंसंट्रेशन मान लीजिए डबल किया तो प्रेशर भी तो डबल होगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, बराबर है कि नहीं, गैसेस सब्सटेंसेस के लिए। तो तुम्हारे पास अगर कंसंट्रेशन के चेंज करने से रिएक्शन का रेट, कंसंट्रेशन डबल करने से अगर रिएक्शन का रेट डबल होता है तो प्रेशर को डबल करने से भी रिएक्शन का रेट डबल होगा, बराबर है कि नहीं। चलिए, और फिर जैसे ही तुम्हारे पास कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन को डबल करने का जो इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, जब वॉल्यूम को आधा कर दो, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम भी क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में भी हमको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये तीनों इफेक्ट को मैं एक ही साथ कंसीडर करता हूं, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को, तीनों को एक साथ आपस में कोरिलेट कर सकते हो। देन तुम्हारे पास जो चौथा इफेक्ट है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तुम्हारे पास जानते ही हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को एल्टर करते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को फास्ट करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर इसको हम सरफेस केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स, क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स, जो रिएक्शन की रेट को थोड़ा कम करने में हेल्प करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनहिबिटर्स या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट भी तुम्हारी जो रिएक्शन है कैसे, तुम्हारी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम करके या फिर बढ़ा के, नेगेटिव कैटलिस्ट बढ़ा देगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देगा। देन तुम्हारे पास सनलाइट, कुछ आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, जैसे कि तुम्हारे पास जो जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, बराबर है कि नहीं, H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तुम्हारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, HCl का, किसका, HCl का। तो वो रिएक्शन आपने देखी होगी H म्यू, तो वो जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो डार्क में नहीं होती। सनलाइट में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में उनको मिलती है, ताकि बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होकर के तुम्हारी रिएक्शन आगे की तरफ फास्ट होती है, फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, तो ध्यान में रखना ये कौन कौन से फैक्टर्स थे। देन बेटा हम लोग बात करते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। देखो देन हम लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस बी, अगर उस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, या फिर मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं, तुम्हारे पास A रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका जो रेट लो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, दो ले लें क्या, चलिए A प्लस बी ले लेता हूं। तो इस रिएक्शन का हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कुछ m, और ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर कुछ n, ठीक है। इस दोनों को जब कंबाइनली देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर, तुम्हारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, और A की पावर m और B की पावर n, बराबर है कि नहीं, ओके। तो यहां पर जो m और n होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। m एंड n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। m क्या है, तुम्हारे पास इस रिएक्शन का ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, ठीक है। जो K है मेरे पास वो क्या है, रिएक्शन का, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर, अगर जिस टेम्परेचर T के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के ऊपर, उस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, K से, और यहां पर ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से,
अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया और बी को सेम रखा, तो इस रिएक्शन की रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या करोगे, सबसे पहले रेट क्या थी, R1 इक्वल्स टू के इंटू पहले कंसंट्रेशन ए की पावर m इंटू बी की पावर n लिखोगे। अभी आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, किसकी, ए की। तो मान लो उस वक्त R2 तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट वो केवल किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, वरना चेंज नहीं होता। तो तुम्हारे पास अभी कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल, तो 2 टाइम्स ए की पावर m और b की कंसंट्रेशन आपने क्या रखी, सेम। तो जो R2 है वो किस, R2 बाय R1 वो किसके बराबर होगी बेटा, 2 की पावर m। तो जो फाइनल जो दूसरा रेट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक ही कंसंट्रेशन को डबल करने से वो कितने टाइम्स चेंज होगी, 2 की पावर m टाइम्स चेंज होगी पहले से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जनरली तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ नहीं है, बस उसके लिए क्या करना है, रेट लो एक्सप्रेशन, इसी को हम बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन है वो लिखना आना चाहिए। बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। ओके, आपको जैसे ये कंसंट्रेशन मैंने डबल किया, आपको मैं ये दे दूं कि वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तब क्या चेंज होगा। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर है कि नहीं? क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन के क्या होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम्हारे पास या तो कंसंट्रेशन को डबल कर दो या फिर वॉल्यूम को आधा कर दो, दोनों बात एक ही है। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तब भी रेट यही होगा। कैसे, R1 को तुम क्या लिख दोगे, K इंटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम की पावर m इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम की पावर n, बराबर है कि नहीं? अभी R2 उसको क्या लिखोगे, K इंटू, अच्छा वो यहां पर वॉल्यूम की थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम को क्या कर दिया, V बाय 2 की पावर m इंटू तुम्हारे पास मोल्स ऑफ B अपॉन V बाय 2 की पावर n। तो R2 जो है वो किसके बराबर हो गया, K इंटू 2 की पावर तुम्हारे पास देखो m प्लस n इंटू Na अपॉन V की पावर m इंटू Nb अपॉन V की पावर n। और ये जो तुम्हारे पास है वो किसके बराबर है, ये वाला जो टर्म है वो R1 के बराबर। तो R2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 की पावर m प्लस n इंटू R1। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, पूछे भी जा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करिए थोड़ा पर्टिकुलरली, काफी आसान क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। ठीक है, और यहां पर जो m और n जो है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज होती हैं। ये तुम्हारे पास जीरो भी हो सकते हैं, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। देन तुम्हारे पास एक और वर्ड आता है मॉलिक्यूलरिटी, दूसरा वर्ड आता है एक मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, अब ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलरिटी जो होता है तुम्हारे पास वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो कौन सी रिएक्शंस के लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। कौन सी रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन करते हैं। उनके लिए जो मॉलिक्यूलरिटी या फिर ऑर्डर जो होता है हम लोग किससे निकालते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस के थ्रू हम लोग निकालते हैं। जबकि बेटा जो ऑर्डर होता है हम रिएक्शन को डायरेक्टली देख करके कभी भी नहीं बता सकते। क्या, रिएक्शन को हम डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकते। अगर आपको ब्रह्मा जी का वरदान है तो हो सकता है आप बता सकते हो, बाकी मैं तो डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकता। अगर इसके लिए आपको क्या है, क्वेश्चन में अलग से इंफॉर्मेशन दी जाती है
जैसे तुम्हारे पास दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा होती है तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में खत्म होती है। क्या? जो सिंगल स्टेप में खत्म होती हैं, एक ही स्टेप में, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? जिनमें एक से ज्यादा स्टेप्स तुम्हारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए लगते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है। और जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर हम लोग रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कैसे निकालते हैं? बाय मैकेनिज्म। आरडीएस स्टेप्स हैं, उसको भी हम आगे के अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आरडीएस स्टेप से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा जो मॉलिक्यूलरिटी होती है बेटा, वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है। क्या? जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? एक इंटीजर वैल्यू होती है। ओके। और कभी भी मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग, वो जीरो तो नहीं होंगे, कम से कम एक तो होंगे। एक डेड मॉलिक्यूल तो ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलरिटी होता है उसका वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है। और जो ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शंस जिनके अंदर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो वो नहीं देखी गई हैं। वो रिएक्शंस जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा जब तुम्हारे पास आ गई तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो गई हैं। ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने बात की एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में। रेट लो एक्सप्रेशंस के बारे में सारी की सारी हम लोगों ने चीजें देख ली। तो रेट्स के बारे में हम लोगों ने बात की। एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक और रिवीजन लेक्चर बनाएंगे इसका, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, देन एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं।